बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिल्ड्रन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है असीटो एस्टिक एस्टर सिंथेसिस, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स की एक और क्लास है। लास्ट हमने डिस्कस किया था मेलोनिक एस्टर के हवाले से, और ये सेकंड है जो आपके सिलेबस में है, असीटो एस्टिक एस्टर सिंथेसिस। कि ये कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में इस्तेमाल होता है। तो किस किस क्लास के कंपाउंड्स को ये प्रिपेयर करने में हमारी हेल्प कर सकता है। इसको आप बीटा कीटो एस्टर का नाम भी दे सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है कि एस्टर है, ये एस्टर इथाइल के साथ ना फंक्शन है, इसके साथ ये अल्फा कार्बन CH2, और आगे जो बीटा कार्बन है वो कार्बोनाइल की फॉर्म में मौजूद है, इसलिए इसको बीटा कीटो एस्टर का नाम भी देते हैं। तो इसमें भी ये जो CH2 मौजूद है वो दो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप के दरमियान में है। मेलोनिक एस्टर में भी आपको याद होगा उसके दोनों तरफ ही ये का एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप्स वो मौजूद थे, COOET दोनों, CH2 के दोनों तरफ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक तरफ एस्टर वाला फंक्शनल मौजूद है और एक तरफ कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है, और आपको पता है कीटोन में भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग एबिलिटी जो है वो रखता है। तो इस वजह से ये भी, इसमें जो CH2 है इसकी हाइड्रोजन भी एसिडिक इन नेचर हो जाती है, जिस तरह वो मेलोनिक एस्टर की थी। ठीक हो गया। तो उसको अगर आप देखें तो उसी वे में कि आपके पास ये कार्बोनाइल की कार्बन, ये भी विदड्राइंग, ये भी विदड्राइंग। तो इनके इलेक्ट्रॉन विदड्रा करने की वजह से माइनस, फिर पॉजिटिव, फिर आगे माइनस, और फिर हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव H+ आयन की शक्ल में वो जा सकती है। तो को हम बेस यूज करें जैसे सोडियम एथोक्साइड, तो ये बेस आके यहाँ से प्रोटॉन कैप्चर कर सकती है, और ये CH- एक एनायन बन जाएगा, और ये एनायन भी रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो जाएगा, जैसे मेलोनिक एस्टर वाला स्टेबलाइज हो रहा था। कि एक तरफ ये डबल बॉन्ड एक कार्बोनल की तरफ बनाए तो ये स्ट्रक्चर है, और कीटोन वाले की तरफ बनाए तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो तीन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो ये भी, यानी आपका नेगेटिव आयन जो रेजोनेंस में स्टेबलाइजेशन हासिल कर लेता है। तो मेलोनिक एस्टर की तरह ये भी माइनस वाले को हम अल्काइलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कि कोई अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करें तो जो हैलाइड होगा वो सोडियम से जुड़ जाएगा, जो इसके साथ साल्ट बना के बैठी हुई है, और जो अल्काइल ग्रुप होगा वो इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो इस कार्बन को हम अल्काइलेशन कर सकते हैं मुख्तलिफ अंदाज में। जैसे यहाँ इसने एग्जांपल दी है, पहले बेस सिलेक्शन करके इसको CH- बनाया, फिर RH सिलेक्शन करवाया, तो ये अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो गया उसी आपकी जो अल्फा कार्बन है एस्टर के हिसाब से उस पे। ठीक होगा। अच्छा, अब ये जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है इसको हम आगे दो वेज हमारे पास हैं इसको मूव करवाने के। एक ये है कि हम इसको डाइल्यूट बेस, ये डाइल्यूट अल्कली से रिएक्शन करवाएं, या एसिड से रिएक्शन करवाएं, हाइड्रोलिसिस करें इसकी। तो ये जो एस्टर है ये हाइड्रोलाइज होके एसिड में बदल जाएगा, और उसकी फिर साथ ही डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, CO2 उसमें से रिमूव हो जाती है, और आपके पास जो है वो सिर्फ एक कीटोन बच जाएगी। यानी एस्टर वाला हाइड्रोलिसिस की वजह से एस्टर COOH एसिड में बदल जाएगा, और एसिड की डी कार्बोक्सिलेशन जैसे मेलोनिक एस्टर में हमने पढ़ी थी, वो डी कार्बोक्सिलेट होके CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा। तो पीछे ये CH3 C डबल बॉन्ड और CH2 हो जाएगा, और साथ R मौजूद होगा। तो यानी आपके पास एक एसीटोन होगी जिसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूशन R जो है वो अटैच हो जाएगा। तो यानी आपके पास सब्स्टिट्यूटेड एसीटोन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कंसंट्रेटेड बेस से, यानी हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन में रिएक्शन करवाते हैं, वो ऐड करेंगे, तो फिर वो इस एस्टर की तो हाइड्रोलाइसिस होगी होगी, उसको COOH में वो कन्वर्ट करता ही करता है। साथ जो कीटोनिक ग्रुप है उस पे भी वो H- आयन आके, क्योंकि ये कार्बन भी इलेक्ट्रोफिलिक in नेचर है, तो इस वजह से इसके ऊपर भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप रिएक्शन हो जाता है, और वहां पे भी वो OH- आके अटैच हो जाते हैं। लेकिन बाद में फिर ये CH वाला जो बॉन्ड है उस कार्बोनाइल के साथ वो जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो एक आपके पास दो कार्बन वाला एसिड यानी एस्टिक एसिड साल्ट की फॉर्म में मिलता है, और एक तरफ आपको बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो सारा इस ये एस्टर उसका भी खत्म हो जाता है, वो भी एसिड की फॉर्म में हमें मिल जाता है, जिस साल्ट की फॉर्म में।
क्योंकि बेस है ना, तो बेस की वजह से वो एसिड जो ग्रुप है वो साल्ट में बदल जाएगा। तो फिर उसमें हम एसिड ऐड करेंगे तो उसको साल्ट फॉर्म से एसिड फॉर्म में हम वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दो तरह की हमारे पास बेस हो गए, एक वो जिसमें कीटोन अनटच रहती है और एसिड वाला ग्रुप हम रिमूव कर लेते हैं और एक सब्स्टिट्यूटेड एसीटोन या कीटोन हासिल कर लेते हैं। और दूसरा वो है कि कंसंट्रेटेड अल्कली यूज करते हैं, तो उसमें हमारे पास कीटोन वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो वहां से कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें एसिड्स मिल जाते हैं, एक दो कार्बन वाला एसिड इस एसिटाइल ग्रुप की वजह से, और बाकी जो है उसकी वजह से एक एसिड ग्रुप वो मिल जाता है। तो दो हमें एसिड ग्रुप मॉलिक्यूल जो है वो मिल जाते हैं। ठीक हो गई। इसका मैकेनिज्म में फर्स्ट हम बात करते हैं इसकी स्टेबलाइजेशन की, कि जो हमने अभी उसमें मेलोनिक में भी बात की थी कि दो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप की वजह से ये जो प्रोटॉन है ये एसिडिक के नेचर हो गया, बेस के साथ इसको हम रिमूव कर सकते हैं H+ को, और ये माइनस बन गया जो रेजोनेंस में स्टेबलाइजेशन हासिल कर लेता है, जैसे हमने अभी यहाँ आपको शो किया कि बेस ने प्रोटॉन रिमूव किया और फिर उसके बाद इसने रेजोनेंस में उसको स्टेबलाइजेशन दे दी। अच्छा, ये जो आपके पास बन जाता है आपका एनायन यानी साल्ट, इसको फिर हम किसी अल्काइल ग्रुप से अटैच करवा लें तो वो आके इसके साथ ये CH के साथ अटैचमेंट शो करके हमारे पास, यानी जैसे ये लिखा है इसने, अल्काइलेशन हम कर सकते हैं, मोनो भी कर सकते हैं, तो दो हाइड्रोजन है ना, तो पहले एक अल्काइल ग्रुप आके अटैच होगा, फिर बेस रिएक्शन करा के दूसरी प्रोटॉन भी आप ले लें इससे, तो दूसरा अल्काइल ग्रुप भी अटैच करें तो मोनो भी कर सकते हैं और डाई अल्काइलेशन भी कर सकते हैं। अल्काइलेशन भी हो सकती है और असाइलेशन भी हो सकती है अगर असाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए। ये बिल्कुल वही पैटर्न है जैसे हमने मेलोनिक एस्टर में डिस्कस किया है इससे पहले। अच्छा, उसके बाद अब ये जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आपके पास आ गया, यानी ये उसके पास पहले साल्ट बना था फिर RX से ये रिजल्ट है। अब इसके दो वे, पहला वे था डाइल्यूट बेस के साथ जिसे ये नाम दे रहा है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस का। ठीक हो गया, डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन करवाया। डाइल्यूट बेस का मतलब ये कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, जो हाइड्रोक्साइड आयन है उनकी अमाउंट बहुत स्मॉल है, थोड़ी कंसंट्रेशन है, तो थोड़ी कंसंट्रेशन में फिर वो इजीली हाइड्रोलाइजेबल जो चीज होगी उसी को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, जो देर से होगी उसको, जो मुश्किल होगी उसको नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे अब एस्टर था ये वाला, एस्टर में ये जो इथॉक्सी ग्रुप है ये गुड लिविंग ग्रुप है ना, C2H5O का निकल जाना आसान है और इस बेस की तरफ से OH आकर यहाँ जब अटैक करेगा तो इथॉक्सी ग्रुप बड़ी आसानी से निकल जाता है, वो गुड लिविंग ग्रुप है। लेकिन अगर OH- इस कार्बोनाइल पे आके अटैक करता है तो फिर इस CH जो है ये वाला बॉन्ड टूटेगा कार्बन कार्बन का और ये CH- की फॉर्म में निकलेगा। अब माइनस इधर कार्बोनाइल के साथ रेजोनेंस में स्टेबलाइजेशन तो हो जाती है उसकी, एनायन तो स्टेबल है रेजोनेंस में, लेकिन चूंकि हमने कंसंट्रेशन कम रखी है, वीक बेस रखी है, तो पहले गुड लिविंग ग्रुप इसकी बारी आएगी, जब ये रिमूव हो जाएगा तो फिर बारी आएगी कीटोन वाले की। तो चूंकि हमने डाइल्यूट ली है, वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन रखी है, इस वजह से उसकी बारी नहीं आती कीटोन वाले की, और सिर्फ एस्टर वाला जो पार्ट है उसी की हाइड्रोलिसिस होती है और इथॉक्सी ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से वहां से रिमूव हो जाता है और ये वाला कार्बोनाइल जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये C डबल बॉन्ड OH आ गए। उसके बाद जब आप हीट करते हैं तो हीट की वजह से ये डीकार्बोक्सिलेशन में चला जाता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इस तरह की बनती है जिसमें ये देखें कि O और H का बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड यहाँ के डबल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन और ये कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है जो इधर मूव करके इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो है वो टूट रहा है और वो सिंगल बॉन्ड होके O- और O- हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर रहा है। ठीक हो गया, तो आपके पास एक ये CO2, यहाँ से CO2 अलग हो जाएगी और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और ये जो है वो OH में बदल जाएगा, तो ये वाला रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा जिस अब इनोल कह सकते। और आपको पता है जो इनोल होते हैं वो टाटोमेरिक फॉर्म है, टाटोमेरिज्म शो करते हैं कीटोन के साथ, तो ये दोनों टाटोमेरिक फॉर्म की वजह से या टाटोमेरिज्म की वजह से एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, तो इनोल कह लें या कीटोन वहां पे मौजूद होती है। ठीक हो गए, तो हमें इस तरह यानी कीटोन मिल जाती है, CO2 को हम रिमूव कर लेते हैं। ये इसने ट्रांजिशन स्टेट शो की है जिसमें ये सिंगल बॉन्ड तो पहले मौजूद है, यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, ये वाला सिंगल बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, ये डबल बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है जिसे हम कीटोनिक हाइड्रोलिसिस का नाम दे रहे हैं। दूसरा था
जिसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं, कि स्ट्रॉन्ग अल्कली यूज करें। अब जब स्ट्रॉन्ग अल्कली यूज करते हैं OH माइनस हाई कंसंट्रेशन के साथ है, तो अब वो एस्टर वाली को तो हाइड्रोलाइज करेगी ही करेगी, वो भी साथ इधर इसने शो नहीं किया, इसने सेपरेट बाद में शो किया है। हालांकि इसने साथ ही एस्टर की, जो कि वो गुड लिविंग ग्रुप था ना बनिस्बत कीटोन के साथ जुड़ी हुई इस कार्बन के, तो इसलिए उसकी अटैचमेंट की अटैक जो है उसमें एथॉक्सी ग्रुप का निकल जाना ज्यादा आसान है। ठीक होगा, तो ये इसको भी हाइड्रोलाइज कर देता है, एसिड एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और इस पे भी आके अटैक कर देता है OH माइनस पे। अब इसने यहाँ सिर्फ कीटोन के अटैक को शो किया है कि OH माइनस यहाँ के अटैक करता है, और ये डबल बॉन्ड टूट गया, O माइनस हो गया। O माइनस जब वापस आता है तो ये कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड टूट जाता है, और इस C के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी वो एनायन की फॉर्म में अलग हो जाता है। ठीक होगा, वो फिर एक तो वो आपके पास CH3C डबल बॉन्ड हो और OH एसिटिक एसिड बन गया, और वो जो एनायन CH माइनस बना हुआ वो आपकी वाटर से H प्लस लेके, क्योंकि बेस तो कैटलिस्ट है ना, तो वाटर से H प्लस लेके OH माइनस आयन वापस कर देगा जो कैटलिस्ट के तौर पे आए थे, और ये दूसरा एसिड का मालिक्यूल बन जाता है। ठीक हो गया, इसने अब सेपरेटली बाद में उसकी हाइड्रोलिसिस और एसिडिफिकेशन शो की है। वैसे उसने अमूमन ये दोनों काम साथ ही, पहले इसके होते हैं फिर उसके होते हैं। जैसे वो देखे ना, वीक बेस में उसने इसको किया था कन्वर्ट, इसको नहीं किया था। जब स्ट्रांग होगी तो वो वीक वाला काम जो कर रहा था तो वो स्ट्रांग में तो करेगा ही करेगा, और उसको भी करेगा, बस डीकार्बोक्सिलेशन वाला काम नहीं होगा, बस हाइड्रोलिसिस वाला काम दोनों तरफ वो कर देगा, और हमें दो एसिड के मालिक्यूल मिलेंगे, एक दो कार्बन वाला एसिड, और एक आपके पास ये बाकी सारी कार्बन के साथ एसिड का मालिक्यूल आ जाता है। ठीक हो गई। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये तो बात होगी हमारी इसकी, जो दो रिएक्शन जो हम करवा सकते हैं ना, या उससे हम कीटोन हासिल कर सकते हैं, या उससे हम एसिड के दो मालिक्यूल, एक आपका एसिटिक एसिड होगा और दूसरा साथ दूसरा एसिड का मालिक्यूल, जो भी वो R के हिसाब से बना हुआ होगा। तो ये दो इसके हो गए। तीसरा एक और इसका रिएक्शन है कि अगर आप वेरी स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, जैसे LDA, LDA से मुराद लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड है। मतलब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ ड्रा करूं, आइसोप्रोपाइल होता है ना, ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल है। अब ये आगे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है माइनस के साथ है, और उसके साथ ये इथाइल के दो ग्रुप हैं आइसोप्रोपाइल में, जो ऐसे में शो कर रही है। ठीक है, ये हो गया डाई आइसोप्रोपाइल। ठीक हो गया, और ये नाइट्रोजन के साथ वो अमाइड हो गया ना, ये नाइट्रोजन चूंकि लिथियम के साथ इसने साल्ट बनाना है, तो ये माइनस आयन की शक्ल में। ठीक हो गया, और इसके साथ जो लिथियम है वो आ जाएगा Li, वो केटायन की फॉर्म में। ठीक, इस फॉर्म में, तो इसको हम नाम देते हैं लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, LDA। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, कि जब इसको यूज करेंगे तो ये N माइनस स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे एक्ट करते हुए प्रोटॉन को टेक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक ये है, दूसरा है टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम। ये अल्काइल लिथियम ना, यानी Bu माइनस होगा। टर्शी ब्यूटाइल लिथियम का मतलब टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप होता है ना, N ब्यूटाइल लिथियम भी होता है, और टर्शरी ब्यूटाइल भी यूज करते हैं। ठीक है, और इसके साथ आगे यहाँ पे वो लिथियम आपका अटैच है। ठीक हो गया, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम, इस तरह ये बांड वीक बांड होता है, बड़ी आसानी से टूट जाता है। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, और ये नेगेटिव वाला प्रोटॉन लेके आसानी से बेस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। तो यानी ये टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम ले लें या LDA ले लें, तो ये क्या करते हैं, ये डाई है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करते हैं, वो कीटोन की जो अल्फा कार्बन है उससे भी प्रोटॉन छीन लेते हैं।
क्योंकि आपको पता है विदड्राइंग ग्रुप की वजह से ये जो आपके पास कीटोन था ये वाला, इसमें देखा ना ये वाली, ये कार्बन, ये वाली प्रोटॉन एसिडिक है ही है ना, दो विदड्राइंग की वजह से ये प्रोटॉन बेस ले लेना आसान है, वो ले ली। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो ये तो लेगी प्लस उसके साथ ये जो एल CH3 ग्रुप है जो कार्बोनाइल के साथ लगा हुआ है, और आपको पता है कार्बोनाइल विदड्राइंग ग्रुप होने की वजह से उसके साथ जो अल्फा कार्बन है, उसकी जो अल्फा हाइड्रोजन है वो आसानी से रिमूव हो जाती है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको याद होगा हम यही बात करते हैं कि वहां पे वो जो बेस आती है वो अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर लेती है और उसे एक न्यूक्लियोफाइल बना देती है, और फिर अल्डोल कंडेंसेशन वाला काम जो है ना एल्डिहाइड से या कीटोन से करवा लेती। तो यहाँ पे भी वही बात कर रहा है कि ये जो CH3 था उसमें से प्रोटॉन एक वो स्ट्रॉन्ग बेस छीन सकती है, और वो छीन इसलिए सकती है कि ये विदड्राइंग ग्रुप की वजह से वो भी हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर रखती है, H+ आयन की फॉर्म में जा सकती है। अच्छा, जब चली जाए तो पीछे जो उसके कार्बन में उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और वो माइनस इस कार्बोनाइल के साथ रेजोनेंस में स्टेबलाइजेशन भी हासिल कर सकता है। ठीक हो गया, जैसे यहाँ ये शौकिन कि इसके ऊपर माइनस था, जो इधर मूव करके यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया और O माइनस हो गया, तो यानी इन दोनों की रेजोनेंस चल रही होती है, और जो CH पे इस पे माइनस था वो दूसरे के साथ रेजोनेंस में चला जाता है। तो डाई एनायन यानी दो आयन वाला, दो नेगेटिव चार्ज वाला जो है वो हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो बना देती है। अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग बेस आप यूज करें और ऐसी सिचुएशन हो, तो उस केस में फिर क्या होता है कि जब आप किसी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं, खसूसन एक बड़े बल्की अल्काइल ग्रुप से, जैसे यहाँ पे देखें ना 3 कार्बन का बल्की अल्काइल ग्रुप है, उससे रिएक्शन करवाते हैं, तो वो फिर सेंटर वाली जो थी आपकी प्रोटॉन, जहाँ पे हम पीछे अटैचमेंट की बात करते आए हैं, वहां नहीं अटैचमेंट होती, बल्कि ये जो ओपन है जहाँ पे आप कह रहे हैं कि स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, हालांकि ये एसिडिटी इसकी कम है, ये सेंटर वाले प्रोटॉन की एसिडिटी ज्यादा है, इसकी कम है, लेकिन जब एनायन बन चुके होते हैं उसके बाद ये डाई एनायन बन चुका होता है इस स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में, तो फिर क्या होता है कि फिर वो आने वाला जो अल्काइल ग्रुप है वो इस लेस जो आपकी कीटोन के साथ जो अल्फा कार्बन है वहां पे अटैचमेंट शो करता है, अंदर वाली कार्बन पे अटैचमेंट शो नहीं करता। ठीक हो गया, तो ये उसकी सूरत हाल बन जाती है। और ये केस कब होता है, जब वेरी स्ट्रॉन्ग बेस यूज करें और बल आपका अल्काइल ग्रुप भी बल्की हो, तो ज्यादा चांस यही है कि वो लेस स्टेरिक हिंडेस वाली जो ओपन साइट है वहीं पे आके अटैक करेगा, अंदर वाली जो है वहां पे अटैचमेंट उसकी शो नहीं होती। ठीक हो गया, ये एक तीसरी टाइप का इसका रिएक्शन बन जाता है, और ये आप तब ले सकते हैं जब आप स्ट्रॉन्ग बेस को यूज करें, जैसे ये एन ब्यूटाइल लिथियम या टर्शी ब्यूटाइल लिथियम या LDA। ठीक है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड को यूज कर लें तो ऐसा हो सकता है। ठीक हो गया, उसके बाद इसके जी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन में फर्स्ट है सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स, जो अभी हमने बात की कि कीटोन हासिल करनी हो तो पहले आप इसको बेस की मौजूदगी में किसी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाएं, तो ये अल्काइल हैलाइड हो गया, आपके पास वो सेंटर में अटैचमेंट होगी। फिर यहाँ जैसे इसने हाइड्रोलिसिस की है, वो हमने कहा था ना वीक बेस यानी डाइल्यूट अल्कली यूज करेंगे, तो ये उसने डाइल्यूट अल्कली यूज की है जिसने इस एस्टर को हाइड्रोलाइज कर दिया है और उसका साल्ट बना दिया है। इसकी फिर हम हीट करते हैं एसिड की मौजूदगी में, तो डी कार्बोक्सिलेशन होगी, कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है। एसिड डालने, एसिड का फायदा ये होता है कि ये COOH में बदल जाता है, और फिर आप हीट करते हैं तो डी कार्बोक्सिलेशन उसकी ईजी हो जाती है, तो वो एसिड की फॉर्म में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में वो कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तो पीछे बाकी सारी चेन आपके पास बच जाएगी जो कि कीटोन फंक्शनैलिटी रख रही होती है। दूसरा था सिंथेसिस ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये दूसरी थी जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग अल्कली या कंसंट्रेटेड अल्कली को यूज किया था, तो उसने आके दोनों को हाइड्रोलाइज कर दिया था, कीटोन वाले पार्ट को भी और इस एस्टर वाले पार्ट को भी, इसको एसिड में बदल दिया और उसको भी हाइड्रोलाइज करके कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ के उसको भी एसिड में कन्वर्ट कर दिया, तो दो एसिड के मालिक्यूल मिले, एक दो कार्बन वाला एसिड और एक ये बाकी सारी चेन जो है एसिड की फॉर्म में हमें मिल जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल करना हो तो जिस तरह आपको याद होगा मेलोनिक एस्टर के अंदर भी हमने ये वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट किया था, तो वहां भी हमने इसी तरह रिएक्शन करवाया था इथाइल क्लोरो एसीटेट के साथ। ठीक हो गया, कि जो खुद से एक कार्बोक्सिल ग्रुप लेके आ रहा है। ठीक हो गया, बाकी अल्काइल हैलाइड की तरह सिंपल उसका रिएक्शन होता है, वहीं पे इस एसिडिक प्रोटॉन सेंटर वाले पे ये अटैचमेंट होगी, फिर आप जब स्ट्रॉन्ग अल्कली में हाइड्रोलाइज करेंगे तो कीटोन वाला तो एसिड बना के निकल जाएगा अलग,
पीछे ये जो एस्टर वाले ये भी हाइड्रोलाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास बन जाता है। और लास्ट में जी कीटो एस्टर एंड कीटो एसिड्स आपने बनाने हो, तो फिर आप क्या करो कि किसी असाइल हैलाइड से रिएक्शन करवा लो। तो असाइल हैलाइड का रिएक्शन करने का मतलब कि वो इस अल्फा, जहाँ पे अभी अल्काइल ग्रुप आपने अटैच किया है जिस हाइड्रोजन को रिमूव करके सेंटर वाली, वहां पे वो कीटोनिक असाइल ग्रुप आके जब लगेगा तो वो कीटोनिक कीटोनिक फंक्शनैलिटी बना देगा ना, क्योंकि पीछे भी उसने कार्बन से जुड़ा होना है और यहाँ भी एक कार्बन के साथ आके कार्बोनाइल ने अटैच होना, तो एक कीटोनिक फंक्शनैलिटी बन जाती है हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो जब आप इसको स्ट्रॉन्ग बेस में मूव करेंगे, उसकी हेडोलिसिस वगैरह करवाते हैं। अच्छा, इसकी हेडोलिसिस का अंदाज जरा डिफरेंट होगा, वो नहीं होगा जो हम पीछे अभी स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड के OH वगैरह में यूज करते रहे, क्योंकि वो कीटोन तो दो है, तो दोनों कीटोन को वो उड़ा देगा। ठीक हो गया। इसके लिए फिर हम करते हैं कि ऐसा हम लेते हैं न्यूक्लियोफाइल या ऐसी हेडोलिसिस का प्रोसेस करते हैं जो सिलेक्टिवली सिर्फ इस कीटोन को, जो ओपन आपकी एसिटाइल वाली है, सिर्फ इस कार्बोनाइल पे अटैचमेंट करे और इसको रिमूव कर दे। बाकी जो कीटोन है, जैसे यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड लिया हुआ है, उसको वो ना छेड़े, और बाकी हाइड्रोलिसिस उसको एस्टर की फॉर्म में मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद में मैं हाइड्रोलिसिस करके उसको वीक अल्कली की मौजूदगी में एसिड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक होगा। तो एस्टर भी मिल सकता है, और एस्टर की वीक अल्कली में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड में भी आप कन्वर्ट हो सकते हैं, साथ में आपको ये एसीटा अमाइड मिल जाता है। अब ये कैसे मिला, यहाँ तक तो आपको बात क्लियर होगी कि ये जो आपका बेंजोइल क्लोराइड है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन रखता है, और इसमें से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया। अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन रिमूव करने का लिए रीजन भी हमने डिफरेंट यूज किया है, मैग्नीशियम मेटल को इस्तेमाल किया है कि मैग्नीशियम मेटल जाके वहां से हाइड्रोजन को रिमूव करे, तो वहां पे वो CH- बन जाएगी। उस माइनस का फिर इस बेंजोइल क्लोराइड की जो कार्बोनल कार्बन है वहां पे अटैक होगा, और वो उसके साथ अटैच होके Cl, वहां से यहाँ से Cl निकल जाएगा, और वो CH वहां आके अटैच हो जाएगा CH- जो यहाँ पे था कार्बोनल के साथ, एक कीटोन आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इसको हमने रिमूव करना है सिर्फ एसिटाइल वाले को, इसको नहीं करना। तो होता क्या है कि हम रिएक्शन यूज करवाते हैं जो इस मकसद के लिए अमोनिया को यूज करते हैं, एथेनॉल सॉल्वेंट के तौर पे लिया हुआ है, तो एथेनॉल की मौजूदगी में हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाता है एक अल्फा कीटो, अल्फा बीटा बीटा कीटो एस्टर आ गया। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बीटा कीटो एसिड आपको मिल जाता है। इसका क्या मैकेनिज्म है उसको आप इस अंदाज से देख सकते हैं कि ये आपके पास था वो बेंजोइल वाला ग्रुप आके अटैच हुआ है उसके साथ, ये पहले से एसिटाइल मौजूद है, ये आपका एस्टर वाला फंक्शन भी वहां पे मौजूद है। अब अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करते हुए आके एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह पे अटैक करेगी, ये भी पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव साइंस, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। कार्बोनाइल यहाँ तीन है, इनमें से अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर किस जिसके पास होगा उसी पे अटैक ज्यादा होगा। अब जो बेंजोइल वाला कार्बोनाइल है वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन की वजह से इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी उधर जा रही कभी उधर जा रही, तो इसके इसको कैले किस्म का वो शील्ड कर रही होती है, तो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इसका कम कर देती है। इसी तरह ये वाला लोन पेयर जो है वो इधर रेजोनेट करे, यहाँ से इधर मूव करे, और कार्बन इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, फिर वो वापस, और फिर ये, तो ये इस रेजोनेंस की वजह से ये भी कार्बन जो है एस्टर वाली कार्बन भी इलेक्ट्रॉनिक वो शील्ड के अंदर आ जाती है। लेकिन ये जो कीटोन वाली कार्बन है उसमें ऐसा केस नहीं है, उनमें कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस ज्यादा है, इसमें कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस कम है। हालांकि इसमें भी आपको पता है कीटो और इनोल फॉर्म होती हैं, जिसकी वजह से इसमें भी वो वैरायटी चल रही होती है, लेकिन उनकी बनिस्बत इसमें ये चीज कम है। ठीक, उनमें उनमें ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस जो है वो ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि ये वाली कार्बन जो है वो शील्ड होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर कम हो गया, इसमें ज्यादा था। इसलिए जब अमोनिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करवाते हैं तो इसी कार्बोनाइल, जो एसिटाइल वाली कार्बोनाइल है, उसके साथ वो आके अटैच होता है यहाँ पे, और डबल बॉन्ड वो टूट के सिंगल हो जाएगा, और O के ऊपर -4 चला जाएगा। यानी अगर आप इसका अटैक करवाएंगे तो अटैक की फॉर्म कुछ इस तरह बन जाती है कि ये वाला आपका नाइट्रोजन आके इस पे अटैक करेगी। ठीक होगा। तो ये वाला आपका जो डबल बॉन्ड है वो टूट के इधर O के ऊपर -चार्ज की फॉर्म में चला जाएगा, ये वाली शक्ल बन जाएगी। C के साथ वो NH3 आके जुड़ गया, और प्लस चार्ज इसलिए कि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए,
और O के ऊपर माइनस आ गया। अब O माइनस जब वापस आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। अब या तो ये नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड टूट जाए, अगर यही टूटता है तो हम वापस रिएक्टेंट पे वापस पहुंच जाते हैं। ठीक हो गया। और हम कहेंगे अब ये तो नहीं टूटे क्योंकि प्रोडक्ट तो हमें मिलता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी भी जाहिर बात मौजूद है। जब ये अगर ये टूटता है तो फिर आप वापस रिएक्टेंट पे फिर वही अटैक होगा, फिर वो यहाँ पहुंचेगा। और अगर ये वाला बांड टूटता है, कार्बन कार्बन का बांड टूटता है, और वो टूट भी सकता है कि अगर ये ब्रेक डाउन होके, यानी ये माइनस यहाँ आएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ले जाएगी माइनस की फॉर्म में, और माइनस ये दो कार्बोनाइल उसको रेजोनेंस में स्टेबलाइज करने वाले हैं, और वो माइनस इस H प्लस को यहाँ से ले ले तो वो CH2 बन के न्यूट्रल कंपाउंड बना देगी, और ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ NH2 साथ असीटामाइड की फॉर्म में प्रोडक्ट आ जाएगा, जो यहाँ इसने शो किया हुआ असीटामाइड, और बाकी सारा ये आपका कीटोन की फॉर्म में मिल जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये आपका मुकम्मल होगा। इसमें भी आप कोशिश करें, इसकी भी समरी बना लें रिएक्शंस की, और उसकी बेस पे जो है ना वो आप उसको वो स्केच बन जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट का गैस करना रिएक्टेंट से कि कौन सा प्रोडक्ट बनना है, कौन किस से रिएक्शन करना है, वो ज़रा ईजी हो जाएगा। पर इसमें मैं इंशाल्लाह आपके साथ ना कोशिश करूंगा आपको मुख्तलिफ जो है ना क्वेश्चंस इन्हीं पे ना दूंगा कन्वर्जन वगैरह के हवाले से, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह वो आपको हेल्प भी करेगा पेपर के हवाले से, अगर वो सिंथेसिस के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगा।